आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में जो मैथमेटिक्स था जिसे वैदिक मैथ्स कहते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स के अनुसार जिस तरीके का मैथ्स हम आज यूज करते हैं जिसे मॉडर्न मैथ्स कहते हैं, तो इस मॉडर्न मैथ्स का और वैदिक मैथ्स का कन्वर्जेंस करके हम ये देखेंगे कि मैथ्स की शुरुआत हमारे इंडिया में कैसे हुई थी। जैसे कि हम सबको पता है कि जीरो वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय आर्यभट्ट। तो इस तरीके से हमें समझता है कि मैथ्स की शुरुआत भारत में ही हुई थी। तो तकरीबन 2600 साल पहले, मतलब ईसा पूर्व 600 साल पहले, हमारे यहाँ पे जनरली ऐसे देखा गया था कि ज़्यादातर वर्ल्ड में एक इस तरीके की सिस्टम यूज की जाती थी। उस सिस्टम का नाम है रोमन सिस्टम। तो इस रोमन सिस्टम का यूज था जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमारे इंडिया में इसी नंबर को हम 23 लिखते थे और जिसे हमारी भाषा में देवनागरी ऐसे कहा जाता था। तो देवनागरी एक बहुत ही अच्छी सिस्टम है जिससे हम नंबर्स को लिखा करते थे। तो जो हमारे यहाँ के ऋषि और मुनि हैं, इन्होंने बहुत सारी तपस्या करके और बहुत सारे नॉलेज एक्वायर करके इन्होंने अलग अलग तरीके का नॉलेज का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में हमारे यहाँ पे वैदिक मैथ्स के अनुसार नंबर्स का फॉर्मेशन किया गया। तो जो नंबर जैसे कहा गया वैदिक मैथ्स के कि मैथ्स इज अ इवोल्व्ड सब्जेक्ट, मतलब हमारे बॉडी में ही मैथ्स का सब सारी सिस्टम अवेलेबल है। जैसे कि हमारे फिंगर्स है, तो फिंगर्स से भी हम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैदिक मैथ्स में ऐसा कहा गया है नंबर्स के बारे में, अगर हमें डिफाइन करना है तो मान लीजिए कोई अगर पर्सन मार्केट में जाता है और वो फ्रूट्स लेके आता है, तो अगर उसने 6 फ्रूट्स लाए और किसी ने उसको पूछ लिया कि आपने कितने फ्रूट्स लाए, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हो ऐसे बताता है कि आई हैव ब्रिंग 6 फ्रूट्स, मतलब वो फिंगर्स का यूज करता है। तो इससे हम एक चीज समझते हैं कि नंबर शुड बी काउंटेबल, नंबर को हम करके आना चाहिए। ये पहली सबसे बड़ा चीज है। और दूसरी बात ये है कि नंबर्स आर एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट होने चाहिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि नंबर्स के बारे में सबसे पहले कहा गया है कि उसके एक बेसिक डेफिनेशन कही गई है कि नंबर्स आर काउंटेबल, नंबर्स आर काउंटेबल एंड दे आर एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब वो नेचर में उनका एग्जिस्टेंस चाहिए, उनका एग्जिस्टेंस चाहिए। इस वजह से ऐसे होता है कि नंबर्स को हम काउंट कर पाए, एक चीज है, और दूसरी बात है कि वो उनका नेचर में एग्जिस्टेंस होता है। तो जैसे इसके लिए कुछ सेट्स बनाए गए, वो सेट्स जिसे कहा जाता है मैथ्स में क्लासिफिकेशंस ऑफ द नंबर, और एक चीज बोलते हैं उसको सेट्स ऑफ द नंबर। तो हम देखेंगे कि आज कौन कौन से सेट्स हमें सीखने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेट्स ऑफ नंबर्स, राइट। तो इससे हमें नंबर्स को ठीक तरीके से क्लासिफाई करके स्टडी करने में फायदा होता है। जैसे सबसे पहला सेट होता है नेचुरल नंबर। तो जो अभी हमने सेट लिया था, जैसे नंबर्स के डेफिनेशन की थी, वही सेट को हम नेचुरल नंबर ऐसा भी कहते हैं। मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नंबर्स ही नेचुरल नंबर है या नेचुरल नंबर्स ही नंबर्स है। बाद में जितने भी नंबर्स हमने सेट्स बनाए हुए वो सब सेट मैनिपुलेटेड सेट है, मतलब हाइपोथिकेटेड है, जिसे हम काल्पनिक सेट कह सकते हैं। तो नेचुरल सेट एक ही होता है जिसे मैथ्स में नेचुरल सेट ऑफ द नेचुरल नंबर या नैसर्गिक संख्याओं का संच ऐसा कहते हैं। तो इसको जैसे दैट इज 1 2 3 4, दिस ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि हम सारे नेचर में देखते हैं और इनको काउंट कर पाते हैं। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है n से। तो मैथमेटिक्स में इसको n कहा जाता है। अभी इस सेट में हमने एक नंबर जो नहीं काउंट किया है वो है 0। इसमें 0 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए बहुत बार हमें ये ऐसे डाउट आता है कि 0 कैसे फॉर्म हुआ है। तो इस बारे में ऐसे कहा गया है वैदिक मैथ्स में कि 0
इट्स नंबर सच लाइक दैट इफ एडेड टू एनी नेचुरल नंबर। मान लीजिए एक नंबर 6 है, इसमें मैं x को ऐड करता हूँ और मेरी वैल्यू 6 है, राइट। मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर मैं x को ऐड करता हूँ और वो नंबर चेंज नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को मैथमेटिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे कहा जाता है, नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। और ये जीरो का मैथमेटिकल नेम है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसके वैल्यू पे कोई किसी भी तरीके से इफेक्ट करता नहीं है। इसको और एक नाम दिया है मैथमेटिक्स में जिसको कहते हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमारे घर पे हम कोई सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, तो इसमें पानी डालते हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए पानी डाला जाता है। पानी इसलिए डालते हैं ताकि पानी उसके टेस्ट को चेंज नहीं करते। हम दूसरी चीज़ें अगर जैसे दूध डालेंगे तो उसकी टेस्ट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए पानी को न्यूट्रलाइज्ड कहते हैं। इसी तरीके से जीरो मैथमेटिक्स में एक न्यूट्रलाइज एलिमेंट होता है जो कि उसके वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करता है। अभी इसके लिए एक सेट बनाया गया है, उस सेट को कहा गया है सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर को जैसे इसमें होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑनवर्ड्स, तो इसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। अभी इसको आर्यभट्ट जी ने कैसे फॉर्म किया था, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, श्लोक में वो कहते हैं सफलम दृश्यते सर्वम। इसका मतलब क्या, हर चीज की कोई वैल्यू है। अगर हर चीज की कोई वैल्यू है तो उनके दिमाग में ऐसी चीज आई कि ऐसी कोई चीज चाहिए गणित में जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं, ताकि किसी नंबर के साइड में उसको रख देंगे तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स हो जाएगी, जो कि रोमन हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं था। इसलिए अगर हम 2 के साइड में 0 लिखते हैं तो 20 हो जाता है, और एक 0 लिखते हैं तो 200 हो जाता है, और एक 0 लिखते हैं तो 2000 हो जाता है। तो 0 किसी भी नंबर के वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है, बट वो अगर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं करता। ये 0 की सिस्टम है। अब ये सेट हो गया सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर में 0 के बारे में और एक चीज देखी गई है कि जैसे अगर मैं 6 में x ऐड करता हूँ और अब मेरी वैल्यू 0 आती है, तो x की वैल्यू 0 में से 6 माइनस हो जाएंगे और -6 हो जाएगी। बट इसमें हमने ऐसा कोई भी नंबर नहीं देखा कि जो कि निगेटिव है, तो इसलिए और एक सेट बनाया गया, जो सेट को मैथमेटिक्स में कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर्स को डिनोट किया गया आई। अभी ऐसा होता है कि ये ऐसा है कि मान लीजिए 0 बीच में है और उसके इस साइड में 1 है और इस साइड में -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, एंड सो ऑनवर्ड 4 और 5। जैसे ये इधर से इनफाइनाइट है और इधर से भी इनफाइनाइट है। ये हम देखते हैं कि जो फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये इनके थ्योरी में कहते हैं कि 0 इज द बैलेंसर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो ये कहते हैं कि इन सिमिलर वेज उन्होंने 3 नंबर का जो ग्रेविटेशन रूल तैयार किया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब उनका कहना है कि जैसे हर एक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, सिमिलरली हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट होता है। तो उन्होंने मैथ्स का बेस लेके ये तीसरा रूल बनाया था। इसके वजह से मैथमेटिक्स में 2 चीजें हम सीखते हैं, एक तो हमने इक्वेशन बनाना सीख लिया और दूसरे अलावा कैलेंडर। जो आजकल हम कैलेंडर यूज करते हैं, तो इसका एक पायनियर सेट है जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम, जो मैथ्स में यूज होता है, और इसी का फायदा हमें इंटीजर के सेट के वजह से मिला हुआ। दूसरी चीज ऐसी कि मैथ्स में जो अलग अलग साइंस आए हुए हैं, जैसे प्लस को कहते हैं गोइंग राइट। ये एक बहुत बेसिक चीज है कि गोइंग राइट मतलब राइट को जाना है तो हम कहेंगे प्लस, और अगर हमें लेफ्ट को जाना है तो कहेंगे हम माइनस, तो गोइंग लेफ्ट। अभी इसका फायदा ये होता है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं कि 2 + 3, प्लस मतलब गोइंग राइट, तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 एंड 3,
तो ऐसे ये हो जाएगा 5। और अगर हमें माइनस करना है तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट में ये हो जाता है 1 2 एंड 3, सो दैट इज -1। तो इस तरीके से हमारे साइंस डिसाइड होते हैं। अभी हमने 3 सेट्स देख लिए, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। मैंने अभी भी बताया आपको कि इस इंटीजर के वजह से हमें इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है ये समझ गए। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन बना हुआ है और इक्वेशन का फायदा हमें इस सेट्स में कैसे मिला है। तो अभी देखते हैं कि जैसे इक्वेशन के वजह से हम ये लिख पाए कि 3x + 5 = 23। अभी ऐसा इक्वेशन आ गया तो हम क्या करते हैं, जो 5 है तो 5 को प्लस से उस साइड माइनस हो जाता है, तो 3x = 23 - 5 मतलब 3x हो गया 18 और x हो जाता है 18 ÷ 3 मतलब x हो गया 6। तो इसको इन्वर्जन भी कहते हैं या इन्वर्स ऑपरेशन कहते हैं। जैसे प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। तो ऐसे हम ऑपरेशन को इन्वर्ट करते हैं, तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी बहुत बार ये इक्वेशन इम्बैलेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए 3x + 5 = 22 हो गया, तो 3x = 22 - 5 तो 17 हो जाएगा = 3x। अभी x = 17/3, बट ऐसा कोई नंबर हमारे इंटीजर में नहीं था, तो इसके नया सेट फॉर्म किया गया जो मॉडर्न मैथ्स में यूज होता है और उसको कहा जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अभी हमने पहला सेट देखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा सेट का सेट ऑफ होल नंबर, तीसरा सेट देखा सेट ऑफ इंटीजर, अभी चौथा सेट देखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया था ताकि हमें इस तरीके के इक्वेशंस को हमें टैकल कर पाएंगे। तो इसका डिनोशन होता है q और इसे कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको ऐसा लिखेंगे, so that is p/q and given that p and q both belongs to I, याद रखिए कि I ये सेट ऑफ इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0। इसको सेट ऑफ रैशनल नंबर कहा गया है, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी ये क्यों हो जाता है, तो इसको अगर हम प्रैक्टिकल नंबर्स में देखना चाहेंगे तो दैट इज 7/5 -5/11 3/8 7/4 and so onward. So these all are rational, these all are known as rational numbers। तो इस वजह से ये अलग सेट होता है कि जिसमें ये कहा गया कि p और q ये दोनों इंटीजर्स है जो कि हमने पहले सेट में देखे थे, और हमें q को 0 लेना नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। अभी इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत बार हम ऐसा आंसर जिसको कहते हैं रूट ऑफ 16, तो इसका आंसर हम 4 लिख देते हैं और इसका आंसर +or-4 हो जाता है, +or-4। और अगर हम इसका अलग एक नंबर देखते हैं दैट इज √11, तो इसका आंसर बिल्कुल हमें निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। और इसी तरीके के नंबर को हम मैथ्स में इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर है तो इसके अलावा ये ऐसे नंबर्स है जिसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रैशनल हो गया और अभी देखेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। Numbers which do not have exact value are known as irrational numbers। तो इसको कहा जाता है irrational numbers। तो मतलब numbers which do not have exact value are known as
रैशनल नंबर। इसके लिए हम एक नोट बनाते हैं, तो नोट ऐसे है कि जनरली रूट्स ऑफ द प्राइम numbers are irrational numbers। तो मतलब देखिए, जो भी प्राइम नंबर है इसके रूट अगर हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे पाई हो गया, ये पाई इरेशनल नंबर है, ई भी इरेशनल नंबर है, ऐसे बहुत सारे इरेशनल हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। तो इसका मीनिंग है कि देखिए, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर देखा, इस नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, तो इसलिए हमने इसके लिए अलग सेट हमारा हमने डिफाइन किया जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं थे, तो इसलिए हमने उसका नाम दिया अलग से सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर थे। अभी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बाद इक्वेशन फॉर्म हो गया, और इक्वेशन फॉर्म होने के बाद इसके वजह से एक सेट आया जिसे सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं, और रैशनल नंबर के वजह से और एक सेट आ गया जिसका नाम है इरेशनल नंबर्स। तो अभी इरेशनल नंबर्स को हमने देखा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पे डिपेंड करता है। मतलब मैथ्स में जितने भी सेट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको चेन ऑफ सेट्स कहते हैं, चेन ऑफ सेट्स। अभी इसके आगे का सेट देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको सिर्फ एक से या खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभी देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। नंबर्स which are only divisible by 1 and itself। मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ एक से और खुद से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 है, ऐसे कर करके पूरे 100 तक हमारे 25 नंबर्स बन जाते हैं। तो आपको होमवर्क में प्राइम नंबर का 1 to 100 तक सेट लिखने हैं। ये याद रखिए कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, कि 1 एक प्राइम भी नहीं है और 1 नंबर कंपोजिट भी नहीं है। इट्स नोन एज यूनिटी। 1 एक ऐसा अकेला नंबर है कि जो प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कंपोजिट नहीं होता है। कंपोजिट मतलब ऐसे नंबर कि जिसको कोई ना कोई और नंबर डिवाइड करते हैं, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर की लिस्ट आपको बनानी है होमवर्क में। इसके अलावा सिर्फ और 2 सेट्स हमें देखने हैं, एक है ऑड नंबर और दूसरे है इवन नंबर। तो अभी देखते हैं ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। तो इसमें हो गए ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसा सेट है नंबर्स which are not completely divisible by 2 are known as odd number। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, that is 1 then 3 then 5 then 7 then 9 and so onwards is known as odd numbers। मतलब ये 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते, तो इसको कहते हैं ऑड नंबर। और सिमिलरली हम देखेंगे इवन नंबर क्या है। नंबर्स which are completely divisible by 2 are
known as even number, और इसको कहेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑनवर्ड। तो इसको कहते हैं इवन नंबर। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में ये हमने पूरी तरीके से समझने की कोशिश की कि पूरे सेट्स क्या रहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, और हमने नंबर्स को डिफाइन किया कि नंबर्स एक ऐसी चीज है कि जो काउंटेबल होती है और नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से हमें ये समझ में आया कि जो भी नेचर में नंबर होते हैं उसको ही हम काउंट कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें मैथ्स की कॉम्प्लेक्सिटी हम आगे फिनिश करेंगे और मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे। ये सब सेट के वजह से मैथ्स सीखने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा सेकंड चीज हमने देखी कि सेट्स, अलग अलग तरीके के सेट्स देखे, जिसमें सबसे पहला सेट देखा नेचुरल नंबर, दूसरा सेट देखा है जो है होल नंबर जिसमें जीरो आ गया। उसके बाद निगेटिव नंबर आने की वजह से एक सेट बन गया जिसका नाम है सेट ऑफ इंटीजर, इसको एन कहते हैं। इसके बाद फोर्थ सेट आ गया जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये इक्वेशन की वजह से तैयार हुआ था। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेट आ गया जिसका नाम है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो मैंने अभी इसके पहले डिफाइन किया था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। आगे जाके हम लेक्चर करने वाले जिसका नाम है डिविजिबिलिटी थ्योरम। तो इसके लिए सब डिफाइन किया हुआ है और आगे के पूरे मैथमेटिक्स का फाउंडेशन इस लेक्चर में है। इसमें और एक दो हमने सेट देखे कि आगे जब हम टेक्निक बनाएंगे अलग अलग तो इसमें थ्योरीज होती है, ऑड थ्योरीज एंड इवन थ्योरीज। तो इसके लिए हमें ये दो सेट्स की जरूरत थी। पहला सेट है ऑड नंबर और नेक्स्ट सेट है इवन नंबर। तो इसके लिए ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स बताए, इनकी ये डेफिनेशन है। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते और इवन नंबर ऐसे है जो 2 से डिविजिबल होते। तो ये लेक्चर में हमने पूरे मैथ्स का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिससे हम आगे जाके सीखने में बहुत आसानी होगी। अगले लेक्चर में हम इसका आगे का कंसेप्ट है जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी थ्योरम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। अभी इस लेक्चर के बारे में आप जरूर रिवीजन करके जो भी अच्छी चीजें हैं नोट कर लीजिए, और जो भी डिफिकल्टीज है वो आप अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।